नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 12 की जो सर्जन पुस्तक है उसमें अगला अध्याय है, उसका अध्ययन करेंगे अपन। कुंवर नारायण का अगला अध्याय है। दो छोटी छोटी कविताएं हैं। एक तो है कविता के बहाने, दूसरी है बात सीधी थी पर। बिल्कुल छोटी छोटी कविताएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, कुंवर नारायण जो हैं वो तीसरे तार सप्तक के कवि थे। ठीक है। वैसे तार सप्तक के और प्रयोगवाद के अगर आपको कवि अच्छे से याद करने हैं तो एक ट्रिक के माध्यम से बहुत शानदार वीडियो बनाया गया है। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में से देखिएगा। बिल्कुल आपको जो चार तार सप्तक हुए हैं सभी के कवि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप अपने जीवन में कभी उन कवियों को भूल नहीं पाओगे। ठीक है। अब देखते हैं अपन। देखिए, कुंवर नारायण का जो जन्म हो 1927 में हुआ था। पाठ परिचय देखिए, पहले कवि परिचय, फिर उसके बाद में पाठ परिचय। तो देखिए, नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तीसरे तार सप्तक में 1959 के अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है। तीसरा तार सप्तक का उसका संपादन 1959 था। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। कुंवर नारायण जो हैं वो अपनी रचनाओं में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को दिखाते हुए नजर आते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख व फिल्म समीक्षाओं भी लिखी थी, परंतु उनका कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर के यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये कविता की परिभाषा दी है कुंवर नारायण ने कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर के यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। अब इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह। चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ था। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। ये कोई दूसरा नहीं है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन दिनों आत्मजी जो इनकी रचना वो एक प्रबंध रचना मानी जाती है, प्रबंध काव्य है, जो कि वज्र सरवा के बहाने 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। आत्मजयी वज्र सरवा के बहाने 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। और इनके अलावा आज और आज से पहले नाम करके एक समीक्षात्मक ग्रंथ भी, इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखा था। और आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह। मूलतः ये कवि के रूप में ही प्रसिद्ध हुए थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। पाठ्य पुस्तक में संकलित इनकी कविता कविता के बहाने नाम शीर्षक से इन्होंने कविता लिखी है, जो कि भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाता है। यानी वर्तमान में जो भौतिक और यांत्रिकता का जो दौर चल रहा है उसमें कविता की क्या महत्ता है, कविता का कहाँ तक महत्व रह गया है, वो दिखलाया है। कविता की उड़ान सीमांतीत है, यानी कविता की उड़ान है उसकी कोई सीमा नहीं है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमांतीत है कि कविता कहाँ तक खिल जाती है, कहाँ तक उसकी महक आती है, वो भी अनंत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ पर सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर सीमाओं के दायरे स्वतः ही क्या हो जाया करते हैं, टूट जाया करते हैं। दूसरी प्रसिद्ध कविता है बात सीधी थी पर। वह भाषा की सहजता पर बल दिया गया है। ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में आने से कभी कभी सीधी बात भी उलझ करके समझ से बाहर हो जाती है। यानी अग्राह्य का मतलब समझ से बाहर, यानी बात जो अपन कहना चाहते हैं वो बिल्कुल साधारण और बोलचालन की भाषा में अपन को कहना चाहिए। कभी मतलब साहित्यिक भाषा के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर उस भाषा में अगर अपन पढ़ जाते हैं तो सीधी सरल जो बात होती है वही अग्राह्य यानी समझ से बाहर हो जाती है सामने वाले के। अच्छी बात या अच्छी कविता का सर्जन सही सहज शब्दों से जुड़ने से, यानी अच्छी बात या फिर अच्छी जो कविता का अपन अगर लिखना चाहते हैं, सर्जन करना चाहते हैं, तो सही और सहज शब्दों को ही अपने को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब अपन देखते हैं कविता। देखो, पहली कविता है कविता के बहाने। ये इन दिनों काव्य संग्रह है, इसमें से ली गई है। इनका एक काव्य संग्रह इन दिनों, ये कविता के बहाने इसमें से ली गई है। कविता की उड़ान चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता की उड़ान है वो चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान कहाँ तक वो भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान होती है वो असीमित होती है। बाहर भीतर, कभी चिड़िया बाहर चली जाती है, कभी भीतर है, कभी इस घर कभी उस घर चली जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, यानी कविता के ऐसा लग रहा है कि कविता के पंख लग गए हैं, वो उड़ने को चाह रही है, वो चिड़िया क्या जाने।
कविता का खिलना फूलों के बहाने। कविता इस तरह से खिल जाती है जैसे फूलों के बहाने फूल जिस तरह से खिलते हैं, जिनकी जो खुशबू होती है वो कहाँ तक फैल जाती है, उसी तरह कविता का खिलना एक फूलों के बहाने। कविता का खिलना फूल भला क्या जाने, कविता का खिलना वो फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए बिना महकाए फूल क्या जाने। कि फूल एक बार से मुरझा जाते हैं महकने के बाद में, परंतु कविता जो होती है वो बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कविता होती है उसकी खुशबू कहाँ तक जाती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता भी एक बच्चों की तरह खेल है। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार से बच्चे जो खेलते हैं वो कभी बाहर हैं कभी भीतर हैं, कभी इस घर में है कभी उस घर में है, सब घर मानो एक कर देने हैं बच्चा ही जाने। इसी प्रकार कविता होती है वो भी बच्चों के खेल के समान है, कभी इस घर कभी उस घर कभी वहाँ कभी यहाँ, चारों तरफ से उड़ती खेलती रहती है। तो इन तीन चीज़ों के माध्यम से एक तो चिड़िया की उड़ान के बहाने बताया गया है कविता को, दूसरी फूलों के खिलने के बराबर बताया गया है, और तीसरी होती है जो बच्चों के खेल की, क्योंकि बच्चों की खेल होते हैं, चिड़िया की उड़ान होती है, फूलों का खिलना होता है, उसकी खुशबू होती है, उसका महकना होता है, वो असीमित होता है, इसका कोई पार नहीं होता है। इसी कारण से इन्हीं के माध्यम से कविता की महत्ता बताई गई है। आशा करता हूँ छोटी सी कविता खड़ी बोली में अच्छे से समझ में आई होगी। बड़े विद्यार्थी स्पेशली ध्यान दें जो कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में है। अक्सर प्रश्न यहीं से उठा लिया जाता है कि जो कविता के बहाने कविता है उसमें अगर प्रश्न उठाना चाहे तो कविता की उड़ान किसके बराबर बताई गई है पूछ ले तो अपना उत्तर होना चाहिए चिड़िया के बराबर। कविता का खिलना किसके बराबर बताया गया है तो अपना उत्तर होना चाहिए फूल के बराबर। कविता का खेल किसके बराबर बताया गया है तो एक बच्चों के खेल के बहाने के बराबर। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में उठा लिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बड़े विद्यार्थियों ने काम की है। अगली बहुत ही शानदार है, बात सीधी थी पर। यह कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह है, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कुंवर नारायण को 1995 में। उस काव्य संग्रह से ली गई थी बात बिल्कुल सीधी थी पर। भाषा के चक्कर में क्या टेढ़ी फंस गई। देखो बहुत मजेदार कविता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात तो बिल्कुल सीधी थी, साधारण थी, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली बात थी, परंतु कहने के लिए क्या कि भाषा के चक्कर में फंस गई, क्या कि उसमें साहित्यिकता डाल दी थोड़ी, तो भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी फंस गई थी, समझ में नहीं आई थी सामने वाले के। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा यानी कविता को समझाने की कोशिश में भाषा के जो शब्द हैं वो उल्टे पलटे, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, सब कुछ किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, कि बात या तो फिर बने या फिर बात है वो भाषा से बाहर तो आ जाए कम से कम। लेकिन इस भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा यानी और भी कठिन होती है वो चली गई थी। बात थी वो बिल्कुल साधारण थी, परंतु भाषा के चक्कर में वो क्या है कि और ज़्यादा कठिन हो गई, सामने वाले की समझ से बाहर हो गया था सब। ठीक है, और ज़्यादा कठिन हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता ही गया। आगे कवि कहता है कि सारी मुश्किल और धैर्य को समझे बिना कि अगले की समझ में आया कि नहीं आया, परंतु फिर भी जिस प्रकार अपन पेंच को खोलने की बजाय कसते ही जाते हैं ना अंदर, उसी तरह भाषा को वो बात को उसी तरह घुमाते ही गए और बेतरह कसता ही चला। जिस प्रकार से अपन पेज को अनावश्यक ढंग से कसते जाते हैं उसी प्रकार अनावश्यक तरीके से उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था, परंतु क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रहा था, यानी इस कर्तव्य यह कार्य जो करने के लिए मुझे साफ सुनाई दे रहा था, ताशबीनों की शाबाशी यानी तमाशा देखने वाले होते हैं ताशबीन, उसकी शाबाशी मिल रही थी मुझे, सब तालियां बजा रही थी कि ये कहना क्या चाह रहा है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार वही बात हुई जिसका कवि को डर था कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी में गई, क्योंकि पेंच को अपन जोर जबरदस्ती अगर किसी चीज़ के साथ में करते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है और वो अपनी जगह घूमने लग जाती है। उसी प्रकार जो बात थी उसकी चूड़ी मर गई और वो भाषा बेकार घूमने लगी, और जिस प्रकार पेच चारों ओर से बेकार घूमने लगता है चूड़ी मरने के बाद, ठीक उसी प्रकार भाषा वो भी बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया। फिर बाद में जिस प्रकार पेच को ठोकते रहते हैं उसी प्रकार हार करके जैसे किल को ठोक दिया जाता है वैसे ही बात को हुआ, उसी तरह ठोक दिया, उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से तो वो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही थी, यानी बेतरतीब अंदर से चूड़ी मर जाती है, किल को अपन ठोक देते हैं तो ऊपर से दिखने में तो वो बिल्कुल ठीक लगती है कि हाँ किल ठुकी हुई है, परंतु अंदर में उसमें न तो कसाव था न तो उसमें कसाव था, यानी भाषा में न तो कोई कसाव था, ऊपर से वो ठीक ठाक लग रही थी। भाषा में न तो कोई बिल्कुल प्रभाव था, नहीं ताकत थी, नहीं भाषा में बात में कोई दम था, यानी कोई शक्ति नहीं थी, नहीं कोई भाषा का कोई बात का मतलब प्रभाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, बात इस प्रकार से जैसे एक शरारती बच्चा होता है उसकी तरह मुझसे खेल रही थी, वो कवि से खेलने लगी मुझे पसीना पहुँचते देख करके। यानी कवि को अंत में जिस प्रकार अपन कोई कठिन कार्य करते हैं, पेंच वगैरह कसते हैं, कील वगैरह ठोकते हैं तो पसीना आ जाता है, उसी प्रकार बात कहने के लिए मुझे बात ने कहा कि पसीना पहुँचते देख कर पूछा क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा।
पाठ ने उससे कहा कि क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से यानी आराम से या ढंग से कहना कभी नहीं सीखा है? तो इस तरह से आप आज भाषा को इस तरह से आप जैसे एक कील को ठोकते उसी तरह कह करके एक साइड में खड़े हो गए। तो ये एक मतलब सरल सहज भाषा की बात कही गई है यहाँ पर कि बात को बिल्कुल सरल शब्दों में कहना चाहिए, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे कोई उद्देश्य हो, उसको बिल्कुल सरल शब्दों में अगर कहेंगे तो अगले के अच्छे से समझ में आएगा। अगर उसी के साथ अपन अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो वही कील वाली कहानी होगी, उसकी चूड़ी मर जाएगी और बेवजह ही घूमती रह जाएगी, उसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं होगा, कोई उसमें प्रभाव नहीं होगा, कोई उसका उसमें शक्ति या ताकत नहीं होगी। आशा करता हूँ दोनों छोटी छोटी कविताएं अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप अपने दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और आप अपने दोस्तों तक इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।